स्टार्स ऑफ पीआईडी के इस एपिसोड में फहद असद की जानिब से अस्सलामुअलैकुम, आदाब एंड वेरी गुड इवनिंग। बीइंग अ पाकिस्तानी इज़ इनफ रीज़न फॉर मी टू बी प्राउड ऑफ इट, और मैं यकीन रखता हूँ कि आप सब लोगों का भी यही जज्बा होगा। एक हदीस के मफहूम के मुताबिक सबसे अफजल सदका अपने घर वालों पे खर्च करना है। मेरे वो बहन भाई जो अपने मुल्क को छोड़ते हैं, अपने घर की आसाइशों को छोड़ते हैं और यहाँ आकर परदेस आकर आबाद होते हैं, चाहे वो किसी कंपनी के मालिक हों चाहे मुलाजिम हों, सख्तियाँ झेलते हैं और अपनी फैमिली की कफालत करते हैं। मैं ये अपना एपिसोड उनको डेडिकेट करता हूँ। पीआईडी उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरी कोशिश होगी कि अपने हर प्रोग्राम को इस तरह तरतीब दूं कि इससे आपको कुछ बेनिफिट हो। आज के मेरे गेस्ट भी ऐसे ही हैं। हमारे इस गेस्ट ने पीआईडी के 12 मेंबर्स को जॉब ऑफर की। ना सिर्फ ऑफर की बल्कि वो 12 मेंबर्स इनके पास कंफर्म जॉब कर रहे हैं। मैं अपने आज के पीआईडी के स्टार से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। इनका नाम है जनाब मुस्तजाब सईद साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका इस प्लेटफॉर्म पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने पीआईडी के मेंबर्स, आप उनके लिए जॉब का ज़रिया बने। और मेरा पहला सवाल आपकी कंपनी के मुतल्लिक ही है। थोड़ा सा अगर आप अपने कंपनी के मुतल्लिक बताएं ताकि हमारी नाज़रीन को पता चल सके आपकी सर्विसेज क्या हैं और आप किस तरह से कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ़हद भाई, आपकी टीम का, पीआईडी ग्रुप मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सेकंड, इट्स अ रेनोवेट ग्रुप। हमने कोई 7 साल पहले स्टार्ट किया था। स्टार्ट में जस्ट एक कंस्ट्रक्शन सेटअप माइंड था, और लेटर ऑन वी एडिड सम एक्टिविटीज़ लाइक इंटीरियर डिज़ाइन एंड फिट आउट, एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट्स। फिर एक इसका सेक्टर था मैन पावर सर्विसेज का। करंटली अभी हम गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई अच्छा क्लाइंट अप्रोच करे तो उसके प्रोजेक्ट भी हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ कितने हैं अभी आपके पास? नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ कैटेगोरिकली डिवाइड है। करंटली 27 ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो और पाकिस्तानी ही हैं सारे या मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोग हैं आपके पास? फ़हद भाई, पाकिस्तानी भी हैं और अदर नेशनलिटीज़ भी काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर को सर्व करने में और प्राइवेट सेक्टर को सर्व करने में आपको क्या बेसिक फ़ायदा या क्या ऐसी बेसिक फ़र्क नज़र आया जो लोग आपकी वजह से, जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, जो आप जैसी फील्ड में हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, क्या पता आपकी इस पॉइंट से उनको कुछ फ़ायदा हो जाए? पहले जो मेन डिफरेंस है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर का, इन गवर्नमेंट देयर इज़ एवरीथिंग इज़ ए टू ए, एप्पल टू एप्पल, एज़ पर योर कॉन्ट्रैक्ट, एज़ पर योर टर्म्स, एज़ पर योर फिजिबिलिटी। तो एक बार आप एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसमें 98% चांस है कि उसमें वेरिएशन नहीं आती। उसमें एग्जीक्यूट करने में, उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, इवन आपकी मैन पावर में, सर्विसेज में कोई इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जब आप जाते हैं तो इट्स अ बिट रिस्क। समहाउ क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट कर रहा है, कभी उसका मूड आता है कि स्टॉप कर दूं ड्यू टू हिज फाइनेंशियल बजट। तो एक प्रोजेक्ट ड्यूरेशन से पहले जब स्टॉप होता है तो उसका इम्पैक्ट भी हम पे भी पड़ता है, हमारी मैन पावर पे पड़ता है। इस तरह ऑल ऑपरेशंस डिस्टर्ब होते हैं। जो लोग आपके पास आए, तो क्या पीआईडी के प्लेटफॉर्म से किसी ऑफिशियल ने आपसे रब्ता किया? क्या वजह हुई कि पीआईडी के मेंबर्स आपके पास आए और आपने उनको जॉब ऑफ़र की? पीआईडी के थ्रू मुझसे किसी ने कांटेक्ट डायरेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली एक दिन मैं पोस्ट पढ़ रहा था, एक पाकिस्तानी भाई थे, ही वाज होपलेस, और उनके कमेंट्स पढ़ के ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी शायद दुनिया ही नहीं है। तो 2-3 महीने विज़िट पे भी आए, जॉब नहीं मिली, कुछ लोन लेके आए थे, इवन उनके पास खाने की बेसिक फूड्स की फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। तो फिर एक पीआईडी के ग्रुप मेंबर ने उन्हें रेफ़र किया कहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 डेज़ मैंने उन्हीं भाई का कमेंट पढ़ा कि उन्हें जॉब मिल गई है। तब मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना कोई मैं भी ऐसा कंट्रीब्यूट करूं जिससे लोगों का रिज़्क़ का सिलसिला वाबस्ता हो सके, जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, ऑल्दो इट्स अ बिज़नेस। तो देन आई अप्रोच्ड पीआईडी मेंबर्स कि मुझे लगा कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हेल्प करने के लिए शायद अभी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और जेन्युइन प्लेटफॉर्म
ऑलरेडी 12 लोग तो थ्रू पीआईडी जो है बेसिक, जो स्पेशली इधर के रेफरेंस से आए थे, वो ऑलरेडी काम पे लग चुके हैं। तो क्या मज़ीद लोगों की कैपेसिटी है, यानी आपको मज़ीद स्टाफ चाहिए? फाद भाई, एक्चुअली दिस प्रोजेक्ट्स नीड्स मोर मैन पावर। आई एम लुकिंग फॉर ऑलमोस्ट 20 to 25 मोर पीपल, मोर वर्कर्स। तो अभी अगर विद इन दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ आई जस्ट नीड टू फाइनलाइज एवरीथिंग। अंदाज़न कितने लोगों की आपको मज़ीद अभी ज़रूरत पड़ेगी? 20-25 तो चाहिए। अच्छा, अगर आप हमारे नाज़रीन को ये बताना पसंद करें कि जो आपको कमिंग प्रोजेक्ट के लिए 1-2 महीनों में 20 से 25 लोगों की ज़रूरत है, वो आपको किस कैटेगरी की मतलब आपको हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए या सेमी स्किल्ड चाहिए या लेबर चाहिए, तो ज़रा बताना। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और कंसर्न क्वेश्चन किया आपने अभी। लेबर का जहाँ पे लफ्ज़ आता है ना, तो समहाउ लग रहा है कि अनस्किल्ड ज़्यादा कंसीडर की जाती है। तो मेरा ये प्रोजेक्ट कोई इतना हाई फाई डिमांडेड नहीं है। इसमें सिर्फ 2 बहुत बेसिक चीज़ें चाहिए जो मुझे किसी भी आदमी से, किसी भी लेबर से एक्सपेक्ट है। और ये सिंपल एक फार्मूला है, उनको एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश पता हो और इंग्लिश में काउंटिंग एटलीस्ट वो लिखना जानते हो। सैलरी टर्म्स जो आपकी एम्प्लॉयज़ के साथ सेट हो जाती है, उसके अलावा आप कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स कुछ ऑफ़र करते हैं? फाद भाई, बेसिकली एज़ पर यूएई लेबर लॉ, ऑल द फैसिलिटीज़ जो एक लेबर को मिलनी चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज़, उसके हकूक़, इवन डेट, टिकट, रिटर्न्स, वो तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं। एक लेबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन और एक जो डर रहता है वो यही वाला रहता है कि सर अगर हम काम कर रहे हैं, क्लाइंट पेमेंट दे या ना दे, हमें एटलीस्ट हमारे से हमारे घर वाले वाबस्ता हैं, तो उनके अखराजात पूरे करने हैं। तो एक्चुअली कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको ऑन टाइम सैलरी डिस्पर्स करना। इस प्रोजेक्ट जिसकी डिवीज़न मैन पावर सर्विसेज की आपको बात बता रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं है कि एक विला एग्जीक्यूट किया, विला ख़त्म हो गया, आगे काम नहीं है, तो लेबर 2 महीने बैठी है, मालिक भी सैलरी निकालने से परेशान है, लेबर भी वेट कर रही है। इसमें ऑन गोइंग कंटिन्यूस हर मंथली पेमेंट आती है, कन्फर्म है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑलरेडी जो लड़के काम कर रहे हैं तो दे आर गेटिंग सैलरी ऑन टाइम। यूजुअली अकोमोडेशन एम्प्लॉयज़ के लिए इतनी अप टू द मार्क नहीं होती और उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ का भी फुकदान होता है। तो जो अकोमोडेशन आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं उसके मुतालिक कुछ नाज़रीन को बताना चाहेंगे? फाद भाई, जो अकोमोडेशन हम अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र कर रहे हैं, ये बेसिकली गवर्नमेंट स्टैंडर्ड की अकोमोडेशन है और ये गवर्नमेंट ही की प्रीमिसेस के अंदर है। फिर मैंने गवर्नमेंट सर्विस से एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है पूरे लॉन्ग टर्म के लिए। पर हेड उनको कुछ पे कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ। और रूम बहुत अच्छे, सैनिटेशन हाइजीन का पूरा निज़ाम है और एक रूम में 4 लड़के मैक्सिमम एयर कंडीशनड हैं। आपकी बेसिक ख्वाहिश क्या होती है कि किस तरह के लेबर को हम ऑन बोर्ड करें? सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि ऐसा लड़का जो ऑलरेडी नीडी है, चाहे वो विजिट पे हो, चाहे वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड वीज़ा लेके हो, उसको चांस दिया जाए। अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीज़े पे है लेकिन उसके पास काम नहीं है और उसको सर्वाइवर के लिए बेसिक कुछ सैलरी की भी ज़रूरत होती है, तो हमने उनके लिए भी एक एज़ पर द गवर्नमेंट रूल हमने एक उनको भी फैसिलिटी ये दी है कि ऑलरेडी अगर कोई काम कर रहा है, गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमोनेटाइजेशन से एक प्री वर्क परमिट पार्ट टाइम का पेपर मिलता है, वो लेके हमारी कंपनी के नाम पर वो पेपर बनवा ले। इसका सिर्फ 400 दिरहम खर्चा है और हमको ज्वाइन कर सकता है एज आवर मेंबर ऑफ टीम। तो जो परमिट की आप बात कर रहे हैं उसको हम इंटरम वर्क परमिट कह सकते हैं? वो लीगल वर्क परमिट है। और वो लीगल वर्क परमिट है। इस परमिट को लेने के लिए उस बंदे की जो प्रीवियस या करंट कंपनी है उसकी इजाज़त की भी ज़रूरत है? बिल्कुल, वो एनओसी देंगी, फिर हमारे कंपनी का लाइसेंस लेगा, तो वो फिर लेबर ऑफिस जाके तो उसको टाइपिंग करवा के उनको प्रोसेस एक तरीका है, तो उनकी कंसेंट से ही शिफ्ट कर सकते हैं हमारी कंपनी, ताकि उनके भी कोई लीगल इलीगल कॉन्सिक्वेंसेस का बात ही ना रहे। यानी जो वीज़ा उनके पासपोर्ट पे पेस्ट हुआ हुआ है वो उसी कंपनी का ही रहेगा। इस परमिट के आने के बाद उनको गवर्नमेंट इजाज़त दे देगी कि वो आपके पास काम कर सकते हैं। तो वो फुल टाइम परमिशन होती है जॉब की या पार्ट टाइम होती है? वो डिपेंड करता है मैन पावर पे। अगर वो ऑलरेडी इंगेज नहीं है, उनके पास काम ही नहीं है, तो ये तो एक फुल टाइम जॉब है हमारी। 6 से सुबह 2 बजे तक, 3 बजे तक ये ड्यूटी आवर्स हैं। तो इस प्रोसेस में अंदाज़न कितना टाइम लगता है? विद इन 2 डेज़।
और क्या इसके लिए एम्प्लॉई को दोबारा से मेडिकल या एमिरेट्स आईडी बनवानी पड़ती है, मेडिकल करवाना पड़ता है? इसके लिए एम्प्लॉई को कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं होती। सिर्फ वो परमिट जो गवर्नमेंट इशू कर रही है वो परमिट लेके हमारे पास आएगा, अगले दिन ज्वाइनिंग दे के काम स्टार्ट कर देगा। और ये गवर्नमेंट ने ही लास्ट 3-4 मंथ्स बैक इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। यानी एक लीगल प्रोसेस गवर्नमेंट ने दे दिया है। तो इसका मतलब है कि आपके थ्रू हमारे नाजरीन को ये पता चल गया कि इस तरह अगर कोई इंटरम वर्क में जाना चाहता है तो वो ये कर सकता है। हाँ जी, जो मेरे नॉलेज में वो मैं आपसे शेयर कर दिया। जी ठीक। अच्छा, ये तो आपने उन लोगों को गाइड किया जो कहीं और जॉब कर रहे हैं। अगर कोई बंदा विजिट वीज़े पे यहाँ पे आया हुआ है और आपकी टर्म्स एंड कंडीशन जॉब की वो फुलफिल कर रहा है, तो उसको अंदाज़न कितना टाइम चाहिए होगा आप उसको वीज़ा दें सारे प्रोसेस में? मिनिमम 1.5 मंथ। वो इसलिए वीज़ा तो 4-5 दिन में भी मिल जाता है, लेकिन हमको भी उसकी वर्कर की कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए, उसके स्किल्स, उसका काम करने को दिल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ मेरे पास ऐसे केसेस में आए हैं कि सर वी आर विद यू, हमें सिर्फ जॉब दें। तो मैंने उनको जॉब ऑफ़र की, काम भी किया, 15-20 दिन काम करके सर मैं बस वापस जा रहा हूँ, मेरा दिल नहीं लग रहा है। तो आई डोंट वांट टू रिपीट दिस प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज इससे मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, हमारा क्लाइंट भी डिस्टर्ब होता है। तो हम चाह रहे हैं कि एज़ कमिटेड, जैसे आप एक कंपनी के साथ चलते हैं ऐसे कमिटमेंट करें, चाहे वो विजिट वीज़े वाला है, चाहे वो एक परमिट लेके आ रहा है, चाहे हम जिसको न्यू रेजिडेंट वीज़ा दे रहे हैं उसको एज़ पर आवर पॉलिसी, एज़ पर यूएई लेबर रेगुलरिटी पॉलिसी उसको फुलफिल करें, बस खलास। अच्छा, कोई बंदा अगर पाकिस्तान में है और आपका वो ये प्रोग्राम देख रहा है, या कोई ऐसा बंदा जिसकी कोई फैमिली मेम्बर पाकिस्तान में है और वो यहाँ पे रहता है, वो आपका प्रोग्राम देख रहा है और वो अपने फैमिली मेम्बर को बुलाना चाहता है और वो आपके पास अगर जॉब की वो आपकी टर्म्स पूरी करता है और उसको आपके पास वो ऑनबोर्ड करना चाह रहा है जॉब के लिए, तो उनके लिए भी कुछ बता दीजिए। मैं जो रिकमेंड करूँगा 3 मंथ के विजिट वीज़ा पे आ जाए, हम उसको ऑफर लेटर इशू कर देंगे ताकि वो काम कर सके, जो मिनिस्ट्री से ऑलरेडी अप्रूव होता है, ताकि उसको भी काम भी समझ आ जाए और हमें भी उसकी समझ आ जाए। आखिरी सवाल, इस प्रोग्राम के ज़रिए जो लोग आपके पास या किसी और जगह पे जॉब के लिए यूएई में आना चाहते हैं या यूएई में मौजूद हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहें अगर आप? तो मैं यही कहूँगा कि हिम्मत नहीं आ रहे, अल्लाह पाक ही रोज़ी देने वाला है और वही मुसब्बिबुल अस्बाब है। किसी ज़रिए से किसी इंसान के थ्रू कोई पता नहीं है आपका रिज़्क वाबस्ता हो जाए, आपको भी मालूम नहीं होता। लेकिन आखिरी मेरी एडवाइस ये है, ऐसा वो बंदा या बंदी जो मेरे बहन भाई पाकिस्तानी हैं ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं लेकिन जॉब उनको नहीं मिल रही, तो खुदारा उनको कोई भी अच्छे प्लेटफॉर्म से कोई कम सैलरी पे भी जॉब मिल रही है ना, लेकिन हो जेन्युइन, आई वुड डू रिकमेंड देम टू गो एंड ज्वाइन प्लीज़, एटलीस्ट टू स्टार्ट अप। वक्त आएगा, सबका आएगा, आगे जाने का अल्लाह हर एक को मौका देता है। मुस्तजाब साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है थोड़े से वक्त में जो कुछ आपने बताया हमारे नाज़रीन को उससे बहुत फ़ायदा होगा, और मैं यूँ भी उम्मीद रखता हूँ कि जैसा आपने कहा 20 से 25 लोगों की आपको ज़रूरत है, तो पीआईडी के प्लेटफॉर्म से जो भी आपसे कांटेक्ट करेगा, अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है तो आप उसको ज़रूर ऑनबोर्ड करेंगे। मैं ये आपकी खिदमत में स्टार ऑफ पीआईडी की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ़हद भाई, आपका, पीआईडी फैमिली का। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके लिए, सबके लिए दुआ गो। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक के साथ ही हम इस प्रोग्राम में मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मैं अपने प्रोग्राम का अख्ताम इस दुआ से करता हूँ कि ऐ अल्लाह मेरे प्यारे वतन को ता क़यामत कायम दायम शाद आबाद रख, आमीन। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पीआईडी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।